नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। द न्यूज लॉन्चर की बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में किस तरह प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक स्तर पर अलग अलग तरीके की कवायद चल रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की कोर टीम में भी बदलाव किया गया है। एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई है। तो क्या इससे पावर इक्वेशन पर असर पड़ने वाला है? और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो 4 सीटों का जो उपचुनाव बिहार में होना है, वो उपचुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, इस पर तो संशय के बादल हैं ही। लेकिन चारों सीटों पर महागठबंधन से लेकर एनडीए दोनों में मारामारी तेज हो गई है, क्योंकि एनडीए के अंदर तरारी सीट पर सुनील पांडे की भी दावेदारी है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को वो सीट एनडीए में देने की कोई सवाल ही मौजूदा दौर में उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस प्रकार की सियासत चल रही है बिहार में, और तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं या नीतीश कुमार के साथ मिल करके आने वाले कल का भविष्य तैयार कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को इतना बताइए कि कुमार रवि पटना और दरभंगा के डीएम रहे हैं, नालंदा से आते हैं, मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं और एक काबिल आईएएस अधिकारी माने जाते रहे। मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर उनकी सीधे सीधे मुख्यमंत्री के कोर टीम में एंट्री हुई है। कहा जा रहा है कि इससे दीपक कुमार का बर्डन कम किया जा रहा है, यानी उनके ऊपर जो अत्यधिक दबाव था उसे कम किया जा रहा है। वहीं कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं कि दीपक कुमार से धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूरी बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहे हैं, और उस काम के लिए जो दीपक कुमार के हवाले है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का काम, उस काम के लिए किसी नए व्यक्ति की एंट्री करके उस काम के लिए वो तैयार कर रहे हैं, ताकि संजीव हंस की तरह से दीपक कुमार से भी, प्रत्यय अमृत से भी और कुछ और अधिकारियों से छुटकारा पाया जा सके। कितना दम लगता है आपको इस थ्योरी में? देखिए, एक बात तो आप जान जाइए कि नीतीश कुमार के 2 प्रधान सचिव हैं, मतलब मुख्यमंत्री के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। एक तो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार हैं और उनका आभा मंडल पूरे बिहार, आभा मंडल पूरे सरकार से लेकर संगठन तमाम चीज़ों में उनका प्रभाव है। और दीपक कुमार का इतना ही प्रभाव है कि उनसे जो नीतीश कुमार के जितने भी करीबी लोग हैं, वो भी एक तरह से ईर्षा भाव रखते हैं। दीपक कुमार का सरकार से लेके ब्यूरोक्रेसी तमाम चीजों में हस्तक्षेप रहती है। अब मैं आपको एक बता दूं इनसाइड स्टोरी कि आप समझ जाइए कि जो विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, जो भुजा पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं या हम लोग कहते हैं, इनसे भी भुजा पार्टी से भी ऊपर उठे तो ललन सिंह है। तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं दीपक कुमार के जो प्रभाव हैं या उनका जितना सरकार में चलता है, जिसको जहां चाहा वहां उनकी पोस्टिंग कर दी, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या विभाग के सचिव हो। तो उनके इस प्रभाव से इवन ललन सिंह तक, अब ललन सिंह किसी जिले में किसी एक प्रशासनिक अधिकारी का पोस्टिंग चाह रहे हैं, जैसे मुंगेर में किसी डीएम या एसपी का पोस्टिंग चाह रहे हैं, और ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र है, ललन सिंह का अपना प्रभाव है। यदि जेडीयू में की बात करें तो नंबर 2 के नेता है वर्तमान में, वो भी अपने मन मर्जी से पोस्टिंग अपने जिला में नहीं करा सकते तब जब तक दीपक बाबू का उस पर सहमति नहीं हो। हाँ, सहमति नहीं हो, मोहर नहीं लगे। लेकिन कल जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, हालांकि देखिए मेरा ये मानना है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि कुमार रवि जो है दीपक बाबू के गुड लिस्ट में नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि दीपक बाबू के गुड लिस्ट में नहीं है तो फिर पटना कमिश्नर कैसे थे, पटना की डीएम कैसे थे, तमाम महत्वपूर्ण पदों पे कैसे रहे हैं, उनके पास कई और अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार रहा है। लेकिन दूसरा थ्योरी ये भी चल रहा है, जो बिहार के प्रशासनिक जो लॉबी है उसमें दूसरा थ्योरी ये भी चल रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला से आते हैं कुमार रवि, स्वजातीय भी हैं शायद। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसी जाति से कुमार रवि भी है, तेज तर्रार अधिकारी है। और कुमार
रवि की एंट्री से दीपक कुमार के जो आभा मंडल है उसको कम करके देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक तो दीपक कुमार है, दूसरा एस सिद्धार्थ है। और एस हाँ सिद्धार्थ के एडिशनल बारे में तो प्रिंसिपल, नहीं एस एडिशनल प्रिंसिपल सिद्धार्थ सेक्रेटरी एसीएस है जी, जी एडिशनल एसीएस एसीएस भी है, प्लस और एडिशनल प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। तो सीएम एडिशनल नहीं, उस पर सीएम सचिवालय का आप यदि चेक करें वेबसाइट तो दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। पहले क्रम पे दीपक बाबू हैं, नंबर 2 पे जो है उस पर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिखा जाता है, एस सिद्धार्थ है। एस सिद्धार्थ के पास 3 जिम्मेवारी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी है, प्लस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एजुकेशन है। एसीएस उनका रैंक हुआ और विभाग जो अलग अलग जो है, अलग अलग विभागों के वो जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। एक कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और सीएम सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे भी हैं। तो एस सिद्धार्थ तो जी बहुत तेज तरार अधिकारी हैं, सीएम के भरोसेमंद अधिकारियों बहुत में से काबिल आते अफसर है, हैं, बहुत काबिल अफसर बहुत बहुत काबिल अफसर हैं और और उतने ही बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अब एक आध बार डाउन टू मेरे से अर्थ। बात हुई और जी, काफी अच्छे अधिकारी के तौर पर मैंने कम से कम उनको देखा है जी। संवाद करने में विश्वास करते हैं। एस सिद्धार्थ का के बारे में कहा जाता है कि वो संवाद करने में विश्वास करते हैं। कोई अदना सा भी आदमी उनके फोन पे यदि उस अदना सा आदमी के पास उनका मोबाइल नंबर हो और यदि फोन कर दे तो उनकी बातों को सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि जो समस्या है उसका जल्द से जल्द हल निकल सके। तो जी निश्चित ही कुमार रवि की एंट्री से जो सीएम सचिवालय में एक दीपक कुमार का जो प्रभाव, जो आभा मंडल था, उसको मुझे लगता है कि एक कहीं न कहीं और ये नीतीश कुमार के पास कंप्लेन भी आ रहे थे कि जिस जिस प्रकार से दीपक बाबू जो है हर चीज़ों में अपना एक उनका एक अलग ये राय होता है, एक डिसीजन में उनका एक ऋषि महत्वपूर्ण जी, कई भूमिका लोग होता तो है। कहते हैं कि पूरा लेकिन बिहार वही चला लेकिन रहे हैं। लेकिन लेकिन इस थ्योरी में मैं थोड़ा विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ हम्म, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के अधिनिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री उनके अधिनिष्ठ नहीं है। हम्म, यदि आप मान लीजिए अभिषेक बाबू मुख्यमंत्री हैं और हम आपके हम्म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जब तक आप हमें पावर नहीं दीजिएगा, आप हमें जी खुली छूट नहीं दीजिएगा, हम काम कैसे करेंगे? यदि हम गलत काम कर रहे हैं या गलत ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं जो सरकार और मुख्यमंत्री के छवि के हित में नहीं है, क्या मुख्यमंत्री को इस चीज का संज्ञान नहीं है? जो जी व्यक्ति साये की तरह मुख्यमंत्री के साथ हमेशा रहता हो और वो क्या डिसीजन ले रहे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होगा। दीपक बाबू को पावर किसने दिया? मुख्यमंत्री ने दिया होगा ना। जी तो ये कहना ये सही नहीं है कि मुख्यमंत्री उनसे परेशान है। मुख्यमंत्री यदि परेशान होंगे एक झटके में निकाल देंगे, हम्म, क्योंकि मुख्यमंत्री के वो अधिनिष्ठ है, मुख्यमंत्री उनके अधिष्ठ नहीं है। बात समझने की जरूरत जी है। नहीं तो हाँ, ऋषि जी, कंप्लेन आया होगा। जी जी जी, आप कुछ सवाल एक कर रहे चीज थे। बताइए, क्या ये माना जाए कि जैसे भूया पार्टी के लोगों से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई, अब अपने इर्द गिर्द व्हाइट कॉलर वाले लोगों से भी नीतीश कुमार उस टीम में कोई रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं? भूया पार्टी के बाद अब देखिए, नंबर आईएएस अधिकारियों का है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक पद पे अधिक समय तक रह जाते हैं तो उनका एक आभा मंडल बन जाता है और कई आईएएस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाम नहीं मैं बताऊंगा, ये मानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में दीपक बाबू का ही सबसे अधिक चलता है। दीपक बाबू का ये आभा मंडल है, ये प्रभाव है कि वो चीफ सेक्रेटरी ने किसी विषय को लेकर अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया, उस ऑब्जर्वेशन को भी दीपक बाबू अवहेलना कर देते थे, दीपक बाबू उसको दरकिनार कर देते थे। तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का कितना प्रभाव रहा होगा सीएम सचिवालय में, या अभी है। तो क्या सवाल मेरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप छोटे मोटे पत्रकार है नहीं, आप हम्म, मालूम। बताइए, आप बताइए। मैं नहीं, आज मैं थोड़ा देर के लिए मैं एंकर बन जाता हूं कि हम्म, दीपक कुमार यदि इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं सीएम सचिवालय में तो ताकत कहां से मिलता है? मुख्यमंत्री ये स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चाहे मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री यदि किसी व्यक्ति के प्रति मुख्यमंत्री को ये ज्ञान है कि ये आदमी गलत कर रहा है और फिर भी मुख्यमंत्री यदि उसको नहीं हटा रहे हैं,
क्या कोई व्यक्ति बिना मुख्यमंत्री के बदहस्त के इतना बड़ा डिसीजन, ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा फेरबदल या ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाने का हिमाकत कर सकता है क्या? ऋषि जी देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, एक बात तो साफ है कि कोई भी जी। अधिकारी केंद्र से राज्य तक वो ताकतवर तभी होता है जब उसका पॉलिटिकल मास्टर, जो सत्ता का असली अधिकारी होता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर जिसके पास होती है, वो उस अधिकारी को अपने नाक के बाल की तरह ट्रीट करना शुरू करता है और जरूरत से ज्यादा विश्वास करता है। मैं नहीं जानता कि दीपक कुमार सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सही गलत के बारे में जब तक कोई पुष्ट सूचना ना हो तब तक मैं इस बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। वो रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट के बाद भी मुख्यमंत्री के साथ है, इससे तो तय होता है कि विश्वास पात्र है। अब सवाल इसमें दूसरा है। सवाल जो है उस सवाल के पहले आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इसकी पुष्टि में फिर कर रहा हूं, कह रहा हूं नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले मुझे एक दो लोगों के माध्यम से, मतलब मुख्यमंत्री आवास को करीब से जानने वाले लोगों के माध्यम से पता चला कि दीपक कुमार मुख्यमंत्री से मिलने गए। मैं फिर कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात बोल रहा हूं जिसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन दीपक कुमार मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा, अंदर जाके बताया गया कि दीपक बाबू आए हैं। उन्होंने सीधे सीधे पूछा कौन दीपक बाबू, और जो उनके प्रत्यक्षदर्शी थे जो दावा करते हैं उन्होंने कहा कौन दीपक बाबू, तो थोड़ा तंज भरा चेहरा था। और कौन दीपक बाबू जब मुख्यमंत्री ने तंज भरे चेहरे के साथ कहा, उसके कुछ दिनों के बाद कुमार रवि की पोस्टिंग होती है मुख्यमंत्री आवास में। चंचल कुमार और दीपक कुमार एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, ऐसे कहा जैसा कहा जाता है। चंचल कुमार पर भी मुख्यमंत्री भरोसा करते हैं, दीपक कुमार पर भी। तो चूंकि दीपक कुमार रिटायर हो गए थे, दिल्ली में उनकी दूसरी जगह पूछ हो नहीं सकती थी, चंचल कुमार की पूछ हो सकती थी। चंचल कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, चर्चा है वापस आ रहे हैं। कुमार रवि आ गए मुख्यमंत्री आवास, माने मुख्यमंत्री कार्यालय में। ऋषि जी आप हमें बताइए कि कुमार रवि के आने के बाद यदि इस हालात में चंचल कुमार भी पहुंच जाते हैं पटना मुख्यमंत्री कार्यालय में या आवास में, तब दीपक कुमार की क्या हैसियत रहेगी? क्योंकि अभी तो देखिए आम बोलचाल की भाषा में चौक चौराहे पर बिहार में लोग कहते हैं दीपक बाबू तो बिहार चला रहे हैं। देखिए, पटना से लेके तमाम ब्यूरोक्रेसी सर्किल से लेके पत्रकार लॉबियों में ये चर्चा है कि कुछ दिनों के बाद दीपक बाबू को रुखसत कर दिया जाएगा, क्योंकि दीपक बाबू को लेकर, यानी दीपक कुमार को लेकर, दीपक बाबू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आम बोलचाल के भाषा में पटना से लेकर ब्यूरोक्रेसी और पत्रकारों में उनको दीपक बाबू के नाम से ही लोग जानते हैं। दीपक कुमार, मैं स्पष्ट कर दूं, दीपक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं माननीय मुख्यमंत्री के, उनके आभा मंडल, उनके प्रभाव से सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में एक तबका ही नाराज नहीं है, पार्टी के कई बड़े मंत्री से लेकर संगठन के बड़े नेताओं में भी उनके प्रति नाराजगी है, जिस प्रकार से वो डिसीजन ले रहे हैं। तो ये ऐसा चर्चा है, देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ऐसा चर्चा है कि जैसा आप जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, चंचल कुमार हो या कुमार रवि की जो एंट्री हुई है, ये उसकी शुरुआत भर है। हो सकता है कि कुछ दिनों में दीपक कुमार जी को मुख्यमंत्री सचिवालय से रुखसत कर दिया जाए। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऋषि जी कि पहले भूजा पार्टी से दूरी और अब ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में नई मैं देखिए, आप बीच में इन सवाल दोनों करते का हैं, क्या राजनीतिक मतलब है? जो मैं कहना चाहता हूँ वो भूल जाता हूँ। देखिए, कुमार रवि की मनीष वर्मा बहुत खुश हैं। क्या कुमार रवि के एंट्री में मनीष वर्मा की भूमिका है? जी, ये समझने की जरूरत है। और मैं कल का इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दर्शकों को भी बताऊं, कल जब पटना के अलग अलग जगहों में माननीय मुख्यमंत्री घूम रहे थे, कुमार रवि पटना कमिश्नर के रूप में मुख्यमंत्री के साथ साय की तरह चल रहे थे, और शाम होते होते उनके ट्रांसफर का लेटर जारी हो जाता है। तो ये कुमार रवि, तो देखिए एक बात मान लीजिए, ये बात तो दीपक कुमार थे या नहीं, साथ में दीपक कुमार थे या नहीं? दीपक कुमार के बारे में क्योंकि मैंने जो फोटो देखा है या कई पटना के पत्रकारों से हमारी जो बातचीत हुई है, तो मैं ये कंफर्म नहीं करूंगा दीपक कुमार थे या नहीं थे, लेकिन कुमार रवि थे। इसलिए मैं इस पूरे दावे के साथ, पूरे दम खम के साथ आपको बोल रहा हूँ। और शाम होते होते उनकी आ जाती है।
निश्चित ही एक बात आप ये मानना होगा, कुमार रवि के पटना सीएम सचिवालय में जाने से एक अनबैलेंस सा ब्यूरोक्रेसी में जो देखने को जो आपको मिल रहा था, वो थोड़ा सा बैलेंस होते हुए दिख रहा है। और कुमार रवि जो है मुख्यमंत्री के गुड लिस्ट में है, मुख्यमंत्री उनको तो क्या भरोसा नालंदा करते हैं। लॉबी, आरसीपी सिंह के जाने के बाद नालंदा लॉबी फिर से बिहार की लेकिन कमान अपने हाथ में ले रही है? एक सवाल माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा है, आपके पास अच्छे ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा सा बेंच है, फिर भी आप एक आईएएस को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार क्यों देते हैं? इससे कामों का बोझ बढ़ता है, और जिस एफिशिएंसी से हमारे अधिकारियों को काम करना चाहिए, बहुत से आईएएस इतने मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, लेकिन जिस एफिशिएंसी से वो अपना योगदान देना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि कामों का बोझ अधिक होता है। अब समझ जाइए, ये एक विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको 2 अन्य विभागों का प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रभार दे देते हैं, वो किस प्रकार से हैंडल कर पाते होंगे? और जबकि आपके पास एक से एक तेज तरार आईएएस अधिकारी हैं, तो थोड़ा बोझ इन आईएएस अधिकारियों को हल्का कर दीजिए। पंकज पाल को ऊर्जा सचिव आपने बना दिया है, उनके पास ग्रामीण कार्य या ग्रामीण विकास का भी अतिरिक्त प्रभार है, एक और कोई विभाग का अतिरिक्त प्रभार है, और ऊर्जा विभाग कोई छोटा मोटा विभाग है नहीं अभिषेक जी। चुनाव जिताना हराना तो उसकी बड़ी भूमिका है, बिजली आती है कि नहीं आती है, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। हालांकि पंकज पाल की मैं प्रशंसा करता हूं कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूं, पंकज पाल जी को मैंने अपने मुजफ्फरपुर में, मेरा जो शहर में आवास है वो ग्रामीण एरिया में आता है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे घर के आगे की जो रोड है बहुत स्थिति खराब है। मैं आपको बता दूं, मैं 10 बजे उनको फोन किया मॉर्निंग में, 1 बजे तमाम जिले के बड़े अधिकारी हमारे आवास में मौजूद थे। इतना सेंसिटिव और इतना मतलब कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, और मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं हूं, और मैंने ये परिचय भी नहीं दिया कि मैं बहुत बड़ा मैं पत्रकार हूं या ये हूं। मैंने सिंपल एक आम आदमी के रूप में उनको फोन किया कि सर मैं मुजफ्फरपुर से ऋषि मिश्रा बोल रहा हूं, हमारे घर के आगे की जो रोड है सर क्या उसकी बहुत बुरी स्थिति है, और सर यदि आपका इंटरफेयर हो तो वो रोड बन सकता है। कार्यपालक अभियंता से लेकर तमाम बड़े अधिकारी हमारे घर पे मौजूद थे। 10 बजे मैंने फोन किया और 12:30 से 1 के बीच में हमारे, तो ये पंकज पाल का मतलब एक संवाद है, मतलब आम लोगों से यदि उनके पास शिकायत जाता है तो वो काम करके दिखाते हैं, कार्रवाई करते हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं, मैं देखिए मैं इसलिए नाम लेता हूं कि इससे मतलब लोगों को ये जानकारी हो कि आपके यहाँ अच्छे अधिकारी भी हैं, सिर्फ गाली देने से या ये कामचोर कहने से नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में ही देख लीजिए, मुजफ्फरपुर पूर्वी के जो एएसपी हैं शरियार अख्तर, इतने तेज तरार अधिकारी हैं, हर हफ्ते वो जनता से संवाद करते हैं, फेसबुक लाइव आते हैं। अभी जो ये काम्या मिश्रा क्या नाम है, दरभंगा जो ग्रामीण एसपी हैं, उनके पति हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में तैनात है, अवधेश सरोज दीक्षित, वो भी बहुत तेज तरार अधिकारी हैं। लेकिन तेज तरार अधिकारियों को फ्री हैंड दीजिए आप, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं। मैं कई बार देखा हूं कि बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, तब किसी बड़े नेता का फोन आ जाता है। तो ये हस्तक्षेप कम होनी चाहिए, तब आपको ऐसे अधिकारी रिजल्ट दे पाएंगे। ऋषि जी एक लाइन में हम जवाब चाहेंगे, हमें दूसरे विषय पर भी मूव करना है, कि क्या नीतीश कुमार बिहार के पावर स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, भूजा पार्टी के माध्यम से पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर को, और कुमार रवि की एंट्री और चंचल कुमार और कहा जा रहा है अतीश चंद्रा, इन दोनों की संभावित एंट्री बिहार में डिप्टेशन से बुला करके, क्या लग रहा है बिहार के पावर स्ट्रक्चर को बदलने का आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए होना भी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में कोई एक अधिकारी चाहे वो कितना भी ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, अधिक समय तक यदि बने रहते हैं तो एक लॉबी क्रिएट हो जाता है, और किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे लॉबी से दूर रहना चाहिए। जो अपने लॉबी को आगे बढ़ाने में अधिक ध्यान देते हैं, राज्य के विकास या डेवलपमेंट को आगे करने में उतना विश्वास नहीं करते जितना अपने लॉबी के जो पसंद अधिकारी हैं उनको। तो इस चीज से माननीय मुख्यमंत्री ये बताइए कि विधानसभा चुनाव के पहले ये भूजा पार्टी से दूरी और अब ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में बदलाव, इसका क्या मतलब निकलता है?
देखिए पावर स्ट्रक्चर तो बदल रहा है नीतीश। मैंने कल भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कुछ बतलाती है। माननीय मुख्यमंत्री मीडिया से नहीं बात करना, कई ऐसे विषय आप देख लीजिए ना, कल भी वो शहीदों के प्रोग्राम में गए थे, शायद विधानसभा सही बात कैंपस नहीं से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आप, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं। बात भी किस मुंह से करेंगे, जिस चीजों को लेकर वो जोर शोर से मुद्दा उठा रहे थे, बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग किए थे, रिजर्वेशन की जो उन्होंने जो सीमा बढ़ाई उसको 9वीं अनुसूची में डलवाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार, और आप देख लीजिए बिहार भाजपा के अध्यक्ष लेके बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष का जिस प्रकार से सरकार पे, खासकर प्रशासन पे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर पे जिनके जिम्मेवारी नीतीश कुमार पे है, क्योंकि प्रशासन और ये तमाम जो गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है। कल भी संजय जायसवाल ने, जो बेतिया से सांसद हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, शराबबंदी को लेकर जोरदार हमला नीतीश कुमार पे बोला, और उन्होंने कहा है कि शराबबंदी बिल्कुल फेल हो चुकी है बिहार। और उससे पहले जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने देखा ही है, उन्होंने क्या कहा, चुआदानी बना लिया है। किसके लिए? संजीव हंस के लिए, जो नीतीश कुमार के प्रिय थे। उससे भी नीतीश कुमार असहज हैं। संजीव हंस वाला जो एपिसोड हुआ है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार से उनका नाम जोड़ा गया है, उससे भी नीतीश कुमार असहज हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव, भूजा पार्टी से एक तरह से एक डिस्टेंस बना के चलना। अब कई प्रोग्रामों में देखिए, भूजा पार्टी के जो सदस्य हमेशा साये की तरह हुआ करते थे, उनका ना होना। एक भूजा पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य जिनकी बेटी अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में गई हैं, उनका अमित शाह से मुलाकात करना, ये सब कुछ बयां करता है। और सब पे ये जो तमाम घाव पहले से थे, उस पर नमक, उसमें सुन लीजिए, मैं एक लाइन खत्म कर रहा हूँ। तमाम घावों पे नमक छिटने का काम प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं जी। तो हमें ये बताइए ऋषि जी, ये बताइए, चर्चा बहुत है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को इस बात के लिए नाराज भी हुए कि संसद में वक्फ बोर्ड पर सरकार के पक्ष में खुलकर बोलने की क्या जरूरत थी, और जो मामला जेपीसी में गया उसके पीछे कई सारे जो अंदर खाने से रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि नीतीश कुमार की जिद के कारण इसे जेपीसी में भेजा गया, तत्काल पास नहीं किया गया। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार से लेकर टीडीपी और तमाम सहयोगी दलों का भी एक अपना ऑब्जर्वेशन था, एक अपना एक विचार था। और देखिए, आप ये देख लीजिए, 14 से अब तक 24 तक, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले तक कितने विषयों पे हाय हल्ला हुआ, कितने विषयों पर विपक्ष ने जेपीसी की मांग की। किसी भी चीज को लेकर, किसी भी ऐसे मुद्दों को लेकर जहां विपक्ष का अलग ऑब्जर्वेशन था, उसको जेपीसी में भेजा गया। क्या 24 के बाद क्या ऐसी स्थिति बनती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड को लेकर थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करते हैं और तुरंत इस मामले को आनंद फानन में जेपीसी में भेज दिया जाता है जी। और ललन सिंह ने जिस एग्रेशन के साथ पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड को डिफेंड किया है, निश्चित ही पार्टी को इससे नुकसान होगा। ठीक है, आप गठबंधन धर्म में हैं, आपने पूर्व में भी कई ऐसे विषयों पर अपना अलग ऑब्जर्वेशन रखा, अपना एक अलग रिजर्वेशन रखा है। क्या ऐसी मजबूरी थी ललन सिंह का कि इस प्रकार से एग्रेशन के साथ वक्फ बोर्ड जो सरकार जो कानून ला रही है उसको डिफेंड करने की? अब आपने देखा है ना अभिषेक जी, गुलाम गौस से लेके तमाम जो जेडीयू के मुस्लिम चेहरे हैं, जेडीयू के डिसीजन का विरोध किया है जी। तो समझने की जरूरत है। पार्टी में भी मुझे लगता है कि कई विषयों को लेकर पार्टी के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह कोई ऐसा बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट में, तो क्या ललन सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री या जो जेडीयू के अध्यक्ष है उनसे कंसर्न करने की कोशिश नहीं की, संजय झा से कंसर्न करने की कोशिश नहीं की?
क्या मनीष वर्मा से कंसर्न करने की कोशिश नहीं की? तो थोड़ा मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से पार्टी किसी विषय को लेकर बैलेंस होनी चाहिए थी, वो बैलेंस थोड़ा अनबैलेंस होता हुआ दिख रहा है। जी थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पर आ रहे हैं। 4 सीटों का उपचुनाव होना है, बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। 4 सीटों को लेकर एनडीए में तो सरफुटअव्वल की स्थिति बन ही रही है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि पिछली बार वो 2 सीट लड़ी थी, इस बार भी 2 लड़े। वैसे अभी तो ये भी पता नहीं है कि विधानसभा का उपचुनाव होगा या सीधे 4 की वैकेंसी आएगी कि 243 की वैकेंसी आएगी। इसी को लेकर उहापोह की स्थिति बिहार में है। लेकिन अब उपचुनाव है, फिलहाल तो हम यही मानेंगे कि उपचुनाव हो सकता है। तो उपचुनाव में एक लड़ाई महागठबंधन के अंदर भी चलती हुई दिखाई दे रही है, और महागठबंधन के अंदर रामगढ़ सीट को लेकर लड़ाई है कि रामगढ़ की सीट कौन लड़ेगा। बेलागंज में, रामगढ़ में जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे हैं अजीत सिंह, वो लड़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि विधान पार्षद रहे सुनील सिंह को भी भेजा जा सकता है। बेलागंज के बारे में चर्चा है कि राजद किसी दूसरे व्यक्ति को लड़ाना चाहता है, लेकिन सुरेंद्र यादव अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। और एनडीए के अंदर तरारी की सीट को लेकर, जो माले पिछली बार जीती थी, उस सीट को लेकर एनडीए के अंदर भी माथापच्ची है। और वो माथापच्ची दरअसल किस रूप में है, तो कि हुलास पांडे के लिए चिराग पासवान सीट चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड उस सीट को छोड़ने के लिए, किस चिराग पासवान को देने के लिए तो कतई तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, तरारी जो है हुलास पांडे का सीट रहा ही नहीं है। तरारी उनके बड़े भाई सुनील पांडे वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। तो उसमें जो नेचुरली जो एक दावेदारी होगी वो सुनील पांडे की होगी, हुलास पांडे की नहीं। यदि लोजपा के खाते में भी जाता है तो हुलास पांडे के स्थान पे सुनील पांडे चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबर हमारे पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, सुनील पांडे जो है समता पार्टी से पहली बार विधायक बने थे, नीतीश कुमार से उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन उनकी जो छवि जो है वो कहीं ना कहीं एक संकट खड़ा कर रही है जेडीयू के लिए। क्योंकि देखिए, समता पार्टी का जमाना अलग था, अब जो है सोशल मीडिया का जमाना है। यदि आप सुनील पांडे जैसे बाहुबलियों को टिकट देंगे तो नीतीश कुमार की जो छवि है, सुशासन की छवि है, उसका असर पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार पूर्व में ऐसे डिसीजन लिए भी है, इन बाहुबलियों का सपोर्ट भी लिया है, लेकिन तब के और अब के जमाने में अंतर है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और एक श्रमजीवी से लेके एक ब्यूरोक्रेट्स तक हर आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अब यदि ऐसे हुलास पांडे और सुनील पांडे जैसे लोगों को यदि आप टिकट देंगे, हालांकि पार्टी देती रही है। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में अब क्या कहें, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरा मुजफ्फरपुर में घर है, मुझे भी डर लगता है भाई बाहुबलियों से, मैं नाम नहीं लूंगा। तेजस्वी यादव से सवाल कर रहा हूँ, ये संजय यादव से सवाल कर रहा हूँ, मनोज झा से सवाल कर रहा हूँ, जगदा बाबू से सवाल कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति मुजफ्फरपुर एसपी के सामने में ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा था, मुंह में मास्क लगाया हुआ था, उसको आपने एमएलसी का टिकट दिया। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव आपको, शर्म आनी चाहिए जगदा बाबू आपको। चंद दिनों में, मैं अधिक समय की बात नहीं कर रहा हूं, चंद महीने पहले मुजफ्फरपुर एसएसपी के पीछे वो अपराधी ऐसे हाथ खड़ा करके सरेंडर कर रहा था, उस व्यक्ति को आपने विधान पार्षद का टिकट दिया। शर्म आनी चाहिए लोजपा के नेताओं को, जो रंजीत जॉन जैसे लोगों को टिकट दिया था, आपको याद होगा आपसे। कोर्ट के नजर में आप बरी हो गए होंगे। मैं ये एक बराबर डिबेट में कहा जाता है पत्रकारों या इन तमाम पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कि भाई कोर्ट के नजर में तो वो बरी हो गए। कोर्ट के नजर में बरी हो गए होंगे, समाज के नजर में बरी नहीं होंगे, क्योंकि समाज आपको फलते फूलते दिखा है जी। मुझे आश्चर्य होता है कि विधान पार्षद में इन बाहुबलियों को टिकट देने की, और एक पत्रकार है बिहार के, नाम नहीं लूंगा, वो कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं आप जानते हैं अभिषेक जी, 47 के बदले राजद ने 47 को पटका। ये कौन सा भाषा है पत्रकार महोदय? आप जानते हैं, आप समझ गए, आप तेज तर्रार पत्रकार हैं। ये कौन सा भाषा है कि तिरहुत में राजद ने 47 के बदले 47 पटका? यानी आप ऐसे 47 जो हमारे युवा अपराध की तरफ जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को आप
कहीं ना कहीं मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि 47 चलाओगे तो बाद 47 चलाओगे, मर्डर करोगे तो बाद में एमएलसी एमएलए का टिकट देगा हमारे ये सियासतदान। जी मुझे याद है, मैं 2 सेकंड लूंगा अभिषेक जी, आपका समय बहुत ही महत्व होता है, नहीं आपको आगे भी कार्यक्रम करना है। जी 95 में औराई में प्रोफेसर भगवान लाल सैनी गए थे चुनाव लड़। मुझे आश्चर्य लगा कि वहां की जनता उनको हाथ जोड़कर प्रचार करने तक नहीं दिया, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। प्रोफेसर भगवान लाल सैनी मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मैं आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं किया। वो हिंदी के एचओडी थे और उनके विरुद्ध एक बाहुबली चुनाव लड़ रहा था। बाहुबलियों को जनता ने सर पे बैठाया, लेकिन प्रोफेसर भगवान लाल सैनी को प्रचार तक नहीं करने दिया। और हम कहते हैं कि अपराधियों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ताज पे सर पे कौन बैठाता है? टिकट कौन देता है? मैं तेजस्वी यादव से सवाल करता हूं, यदि ये वीडियो तेजस्वी यादव का कोई कार्यकर्ता भी देख रहा होगा तो इसका जवाब दे कि जो मुजफ्फरपुर एसपी के एसएसपी के सामने में जो व्यक्ति सिलेंडर कर रहा हो ऐसे हाथ खड़ा करके, उसको आप हमारा माननीय बनाएंगे, उसको हमारा कानून बनाने वाला बनाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगा? और एक पटना में पत्रकार है, अपने आप को बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल और ये सोशल मीडिया का मानता है। 47 के बदले 47, ये भाषा होता है पत्रकार का? अपने टीआरपी, अपने व्यूअरशिप के लिए। छोड़िए, 47 को आज 74 साल बीत गए और दूसरी 47 की जो बात कर रहे हो, 47 से बिहार के युवा आगे निकल चुके हैं, 90 का दशक नहीं है। नहीं आगे निकल चुके हैं। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। कैसे ये बाहुबली विधानसभा पहुंच जाते हैं? ये चिराग पासवान के आगे बाएं दाएं जो घूमते हैं, कौन है वो? उनकी सामाजिक इतिहास आप नहीं जानते हैं क्या? किस पार्टी में नहीं है? भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, कहां नहीं है? मैं सभी राजद से लेके लोजपा सबका, सभी पार्टियों का नाम लिया। इस मामले में तो कम्युनिस्ट पार्टियों को ही थोड़ा आप कह सकते हैं कि जो वहां मुकदमे हैं जन आंदोलन के हैं, वहां इस तरह के लोग नहीं है आमतौर पर। अरे भैया, कम्युनिस्ट के तो ऐसे विधायक सैल्यूट करने का मन करता है कि लुंगी और गंजी में बेचारा बैठा है और जैसे लोग आते हैं कि रेलवे स्टेशन पे हमारे साथ बदतमीजी किया गया, वो आदमी उसी अवस्था में चला जाता है। विधायक तो ऐसे होने चाहिए, जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए। महबूब आलम की मैं बात कर रहा हूँ। इस मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे अलग से कि वाकई जनप्रतिनिधियों का स्तर कितना नहीं। देखिए अभिषेक जी, मैं 2 सेकंड लूंगा आपका। आप बताइए कि जो व्यक्ति मुजफ्फरपुर एसपी के सामने में एक अपराधी की तरह सिलेंडर कर रहा हो, उसको आप 3 महीने बाद एमएलसी का टिकट दे दीजिए, तो गलत? बताइए ना। नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल पर ऋषि जी हम आ रहे हैं। बिहार की राजनीति दिल्ली की राजनीति में अब धमक रखने लगी है, खासकर गठबंधन के दौर में। लेकिन गठबंधन में जो बड़े भाई हैं, उनके नेता है गिरिराज सिंह और एक नेता है रविशंकर प्रसाद। शायद हिंडनबर्ग का मतलब भी नहीं पता होगा गिरिराज सिंह को। चलिए, रविशंकर प्रसाद को इस मामले में हम छोड़ भी दे सकते हैं कि पढ़े लिखे आदमी है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं हिंडनबर्ग के साथ मिलकर राहुल गांधी और जयराम रमेश। क्या मतलब बनता है इस बात को कहने का? कोई रिपोर्ट आई आपकी सेबी की चीफ, सीधे सीधे दिख रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि सीधे सीधे इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा वो बनती नजर आ रही है अपने पति के माध्यम से। और कोई विपक्ष इस पर सवाल उठाए तो हिंडनबर्ग के साथ एजेंडा चल रहा है। यहाँ की मीडिया गोदी हो जाए, डर के मारे ना बोले, तो क्या बाहर वाले भी बैठ जाए गोदी होकर के? वो नहीं बोलेंगे? ये क्या बोल रहे हैं गिरिराज सिंह? हिंडनबर्ग का मतलब भी पता है उनको पता है कि इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है। 8वीं क्लास का लड़का उनसे ज्यादा जानता है गिरिराज सिंह से। आपके तो मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह चौक भी बना है, कलमबाग चौक पर सुने हैं गिरिराज सिंह चौक बना है। अब जिंदा है बेचारे। अब हमारे गिरिराज जी, अरे भाई, 2-2 किलो मीट सुनते हैं, 2-2 किलो मटन खाते हैं एक बार में, आप कह रहे हैं जिंदा। देखिए क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं नहीं पहनते, इस पे आप मत जाइए। हम पत्रकारों को कभी मटन खिलाते नहीं है, खुद ही 2-2 किलो खाते हैं। ये विषय प्रधानमंत्री के जिम्मे है, कपड़ालॉजी उनका डिपार्टमेंट है। आप प्रधानमंत्री का जो विभाग है उसको छीनिए मत अभिषेक जी। क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, ये प्रधानमंत्री के जिम्मे से विभाग है कि कपड़े से पहचान लेते हैं कौन गुंडा है कौन गुंडा नहीं, कौन क्या खाता है। यदि कुछ ऐसा खाता है तो उसे देशद्रोही है, देश प्रेमी है।
तो ये सब जिम्मे बीजेपी के आईटी सेल के जो मुखिया अमित मालवीय का काम है। हालांकि गिरिराज सिंह भी गाय बगाए ऐसे बयान देते रहते हैं। देखिए बीजेपी का एक इन दोनों, देखिए 14 के बाद के आप राजनीति को देखिए, बीजेपी पे यदि किसी चीज को लेकर आप आरोप लगाएंगे या किसी चीज को लेकर यदि ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो उस चीज को वो देश से जोड़ देते हैं, देश के अस्मिता से जोड़ देते हैं। आज रविशंकर प्रसाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा हिंडनबर्ग वाले मामले में जो आरोप लगे, मेरा ये कहना है कि सेबी की जो प्रमुख हैं वो भी हिंडनबर्ग पे आरोप लगा रही है। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार के जो सबसे प्रिय हैं अडानी, माननीय मोदी जी के जो मित्र अडानी और सेबी जो प्रमुख है उनके जो रिलेशन को लेकर जो खबर उन्होंने कवर किया है, तो एक आप निष्पक्ष जांच कराइए ना। ठीक, कांग्रेस सही कर रही है, कांग्रेस के स्टैंड से मैं सहमत हूं, जेपीसी करवा लीजिए ना। नहीं, ये बताइए ऋषि जी, सेबी के प्रमुख सही कर रहे हैं या ऋषि जी, आरोप अडानी पर है, उस टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे। सामान्य सवाल, बिहार के लोग आरोप लगा रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, बिहार के भाजपा नेता। आरोप अडानी पर है, आरोप सेबी के चीफ पर है। आरोप न तो नरेंद्र मोदी पर हिंडनबर्ग ने लगाया है, न ही अमित शाह पर लगाया है, न ही जेपी नड्डा पर लगाया है, न ही आरएसएस पर लगाया है, न ही भाजपा के किसी नेता पर लगाया है। डिफेंड करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता अडानी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं, सेबी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? अरे ये बहुत जी, मेरा एक दो काम बीजेपी के नेता और पर है, लाइटर मूड में कह रहा हूं, मेरे काम एक दो बीजेपी के नेता कर देते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि वो भी काम ना करे, रिलेशन खराब करा के ही मानेंगे। नहीं, हम पत्रकारों के रिलेशन सबके साथ खराब और अच्छे दोनों होते हैं, लेकिन खुलकर बोलिए, अच्छे व खराब दोनों तभी होते हैं। देखिए ये बीजेपी का अप्रोच बन गया है। अब आपने जो सवाल किया है, अडानी किसके सबसे प्रिय हैं, अंबानी और अडानी किसके सबसे प्रिय हैं, ये 14 से 24 तक तमाम बड़े प्रोजेक्ट किस दो बड़े उद्योगपतियों को मिला है, तो ये समझने की जरूरत है। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, हालांकि रविशंकर प्रसाद इससे बचते रहे कि भाई वो पन्ना कंपनी के प्रमुख इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उसी विषय पे। इनको सवाल क्या, ये है अडवाणी, सुनिए ऋषि जी, एक मिनट, अडवाणी जी जब जैन हवाला कांड में फंसे थे तब भाजपा के लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं थे कैमरे पर। अडवाणी के लिए बोलने में डर लगता था, अडानी के लिए एकदम गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए हमें कह रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, आपने सीरियल देखा होगा, रिश्ता क्या कहलाता है। और बीजेपी का आप देख लीजिए, निर्मला सीतारमण के पति ने केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी पे जो आरोप लगाए थे, और मैंने एक टीवी डिबेट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से सवाल किया तो बोले पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है। अरे भैया वो अर्थशास्त्री है, उन्होंने सवाल किया केंद्र सरकार पे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि 24 में मोदी चुनाव जीत के आ जाते हैं अपने बलबूते, तो फिर क्या कहते हैं, आपको 29 में चुनाव नहीं होंगे। उसमें तो ये जवाब नहीं देते हैं जी। तो एक प्रकार का ये परंपरा बीजेपी ने बना लिया है, एक अपना एक फॉर्मेट बना लिया है कि किसी चीज पे आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अरे भैया आप पे आरोप लगा, आप जवाब तो दीजिए ना। और मैं भी मांग करता हूं कि एक जेपीसी कराया जाए कि उसमें तो एक हिंडनबर्ग पक्ष है, एक ये है सेबी की प्रमुख है, दोनों पे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो जेपीसी करा लिया जाए ना। क्योंकि देखिए हम पे आरोप है तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे ही, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहेंगे। आप पे आरोप है तो आप भी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहेंगे, हमें दोषी साबित करने में लगेंगे। तो जेपीसी करा लिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जेपीसी में दर्शकों को बता दूं, सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उसमें ये बिहार के भाजपा नेताओं को ही, बिहार के भाजपा नेताओं को ही क्यों फ्रंट पे कर दिया गया है? अनपढ़ लोगों के लिए गिरिराज सिंह और टीवी वाले लोगों के लिए रविशंकर प्रसाद। देखिए मोदी जी ने एक बात कहा था, एक लाइन में बताइए ऋषि जी, एक लाइन ना, भाजपा ने एक लाइन में, ऋषि जी एक मिनट, ऋषि जी, अनपढ़ लोगों के लिए गिरिराज सिंह और कुपढ़ लोगों के लिए रविशंकर प्रसाद। तो ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों के लिए कैसे इन दोनों को आगे कर दिया गया है कि आकर क्या अडानी के और सेबी के मुद्दे पर डिफेंड कीजिए? सेबी डिफेंड नहीं करेगी, अब ऐसा अन्याय ना करें, डिफेंड कर रहे हैं जी।
अरे गिरिराज जी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो सरल भाषा में बोलते हैं, जनता समझ जाती है। रविशंकर प्रसाद कलिष्ठ भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, टफ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले डिक्शनरी भी देख के आते हैं, तरह तरह के 5-10 शब्द ऐसे लाते हैं ताकि पत्रकार भी नहीं समझ पाए कि क्या बोल रहे हैं। मैं एक बात कह खत्म करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि कुछ लोगों को छपास और दिखास का रोग लग गया है, वही रोग मुझे लगता है गिरिराज दादा को लगा है। वो हर बात पे उंगली करने से पीछे नहीं हटते हैं, हर बात पे कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देंगे। आप जैसे ही टीवी खोलेंगे कि कांग्रेस ने ये कहा, उसके काउंटर में तुरंत गिरिराज दादा का बयान आ जाता है जी। तो इनको छपास और दिखास का रोग पकड़ लिया है, ताकि वो मोदी जी के नजर में बने रहे कि भाई हमारे मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो बहुत चर्चा में रहते हैं। हालांकि बेगूसराय में कितना काम किया है इस बार आपने भी देखा है, वहां की जनता की राय को भी देखा। हालांकि चुनाव जीत गए हैं, अलग बात जी। ऋषि जी, अब आखिर में एक नोट पर हम खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को। हम लोग जब स्टैंडर्ड 1, 2, 3 में पढ़ते थे, उस टाइम 90 के दशक में एक गाना आया था, पूरा गाना तो नहीं याद है लेकिन इतना याद है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मिर्ची किसी और को लग रही है, मिर्ची इनको क्यों लग रही है भला? आरोप किसी और पर है, मिर्ची इनको लग रही है। खैर, मिर्ची किसी को भी लगे, बिहार में पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है। भूजा पार्टी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक मुख्यमंत्री के आसपास का निजाम बदल रहा है, और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, वो अभी बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि तेजस्वी यादव, ऋषि जी आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर कंफ्यूज है या क्लियर है? कंफ्यूज तो क्या हम रहेंगे, लेकिन एक जो गति दिखनी चाहिए, और खासकर देखिए विधानसभा का जो सत्र चला उसमें उनकी जो अनुपस्थिति है रही है, उससे एक गलत मैसेज गया है। चाहे कारण कुछ भी हो, हेल्थ इश्यू हो, अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार ने मोर्चा नहीं संभाला, खासकर तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के देता है, उससे एक नेगेटिव मैसेज गया है। हालांकि तेजस्वी यादव मेहनती नेता है, आपने देखा भी लोकसभा चुनाव में कि जिस प्रकार से वो दर्द से पीड़ित थे, उन्होंने फिर भी पार्टी के लिए जरूर उन्होंने मेहनत की है। मछली भी खाई हेलीकॉप्टर में। हाँ, मछली भी खाई है। और युवा नेता हैं, देश राज्य से उनको, राज्य के 13 करोड़ जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन एक नया ऑप्शन बिहार के जनता को प्रशांत किशोर के रूप में मिलने जा रहा है। तो 2025 का चुनाव, जैसे कल भी मैंने कहा था, इस बार जेडीयू आरजेडी के लिए उतना आसान नहीं होगा जी। चुनाव तो आसान नहीं होगा, और चुनाव इस बार हेलीकॉप्टर में मछली खाने से भी नहीं होगा, और पावर स्ट्रक्चर बदलने से भी चुनाव में काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार जनता के बीच तीसरे विकल्प को लेकर एक मजबूत स्थिति हो पाई है या नहीं हो पाई है नहीं कह सकते, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक तरह से दमदार उपस्थिति तो दर्ज कराई है कि लोग सोचना शुरू कर चुके हैं। जी ऋषि जी। एक बात मैं कहूंगा, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर से एक बहुत दर्दनाक खबर आई है एसकेएमसीएच से। एक बच्चा, 8 साल का बच्चा, जिसको उसके पड़ोसी ने भला फुसला के 10 रुपया के लोभ देकर आरा मशीन में ले जाते हैं और उसका हाथ कट जाता है, और डॉक्टरों की बेरहमी देखिए। एसकेएमसीएच में जाता है वो लड़का, जाता है, उसका परिवार रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, फिर भी एसकेएमसीएच के डॉक्टरों ने समय पे इलाज नहीं किया। अंत में मरहम पट्टी लगा के आईजीएमएस में रेफर कर दिया गया। कल रात देर रात उस बच्चे की मौत हो गई है आईजीएमएस में। बताइए, ये बिहार सरकार में अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता है। कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ है मुख्यमंत्री? जब मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऋषि जी, कहाँ है हमारे मुजफ्फरपुर के जनप्रतिनिधि, कहाँ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब, कहाँ है मुख्यमंत्री? सब मुख्यमंत्री को भी क्यों छोड़ा जाए? जी, उस आरा मशीन के जो आरा मशीन के वो मालिक हैं, उस पर कार्रवाई हो। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, उस बच्चे को स्कूल से लाया जाता है, उस प्रधानाचार्य पे कार्रवाई हो कि बच्चे को आपने, जबकि उस परिवार का परिजन नहीं था, तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ कैसे जाने दिया गया। और स्वास्थ्य महकमा एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और उस संबंधित डॉक्टर पे कार्रवाई हो। अब बताइए, 8 साल का बच्चा, उसके पिता बेंगलोर में काम कर रहा था, वो अपने बच्चे के
अंतिम क्षण मतलब उसके मुंह तक नहीं देख पाया, उसका दाह संस्कार आनंद फानंद में उस मिल मालिक ने दाह संस्कार कर दिया उस बच्चे का। निश्चित तौर पे बेहद दुखद खबर है और प्रशासन की और अस्पताल प्रशासन दोनों की संवेदनहीनता का परिणाम है। लेकिन बिहार और संवेदनहीनता, शेल्टर होम कांड से लेकर और एक बार छपरा में जिस प्रकार से मिड डे मील में प्रदूषित खाना खाने से बच्चों की मौत हुई थी, हर जगह संवेदनहीनता दिखाई दी। लेकिन ये संवेदनहीनता क्या आज के दौर में संवादहीनता के साथ साथ चल रही है? आने वाले वक्त में पता चलेगा। राजनीतिक तौर पर तो संवादहीनता साफ दिख रही है और सियासत भी अपनी रफ्तार से चल रही है। देखते जाइए इस रफ्तार का अंतिम परिणाम क्या होता है। ऋषि मिश्रा जी, आज आपने हमारे साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, समय निकाला। आगे भी हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।